हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लीगल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 1, जिस यूनिट के 1 के अंडर ही आता है, दैट इज़ चैप्टर 5 विच इज़ अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत कुछ डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि ये नेट इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमर्स ओनली, तो अकाउंटिंग का तो मतलब बेस एकदम ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका बेस, इसका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सब ही डिस्कस करूँगी, बट आई विल ट्राई टू स्टिक ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट सो दैट आप लोग का नॉलेज तो होगा ही बहुत सारा, लेकिन साथ साथ आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट आप जब नेट एग्ज़ाम में बैठोगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे वेयर यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर subject, that is accountancy. So it is very important that we learn about it thoroughly. Okay, so accounting में क्या आता है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। मीनिंग तो आपको सबको पता ही होगा। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? दैट इज़ अकॉर्डिंग टू R.N. Anthony, nearly every business enterprise has accounting system. It is a mean of collecting, summarizing, मतलब कलेक्शन के लिए कलेक्टिंग है। कलेक्टिंग मतलब क्या? कलेक्टिंग मतलब हर तरह का ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना एंड उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स मतलब जो भी कलेक्शन ऑफ ये है ट्रांजैक्शंस है वो मॉनेटरी टर्म्स पे होना चाहिए। मतलब कोई भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड ना हो। मॉनेटरी टर्म्स में जैसे कोई भी कुछ सेल किया या क्रेडिटर्स सपोज पैसा दिया, क्रेडिट दिया कंपनी को, तो वो ट्रांजैक्शन आएगा बिकॉज दैट इज़ इन मॉनेटरी टर्म्स। बस अगर कोई किसी को सपोज एक स्टाफ अपना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं, लेकिन सपोज़ एक स्टाफ है, वो इसको एक रिफ्रेशमेंट दिया अपने क्लाइंट को, तो दैट विल नॉट बी काउंट एज ट्रांजैक्शन। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। येस, लाइक दैट। तो चलो, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग में? इसमें है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। देन असेटमेंट ऑफ रिजल्ट। असेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स मतलब जो भी रहता है, मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस क्या है? वो है टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी तरह का जैसे ये होता है, मतलब ऑल इनकम्स और ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी वर्कड आउट एंड प्रेजेंटेड इन अ सेपरेट स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हर चीज़ को जैसे कि पर्टिकुलर, जैसे ट्रेडिंग में आएगा आपका परचेज, सेल्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा आपको कितना आप किसी को सैलरी दिए, कितना आपके रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और बैलेंस शीट में तो आपको पता है कि लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स दिखाते हैं। तो ये सब एक अकाउंटिंग क्या करता है? ये असेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स क्रिएट करता है, मतलब रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स क्रिएट करता है रिगार्डिंग दिस। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है? असर्टनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टन करता है अकाउंटिंग, ओके, बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। वेरियस पार्टीज़ मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो भी प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, सारे जो भी वेरियस पार्टीज़, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कि कंपनी डूबने वाली है या कंपनी उभरने वाली है, आगे जाने वाली, आगे बढ़ने वाली है, तो ये सब चीज़ पता चलता है ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग।
नाउ एडवांटेजेस में आता है, मैं जल्दी जल्दी ये कर देती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देन हेल्पफुल, फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अगर अकाउंटिंग नहीं रहेगा, किसी चीज़ का पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं रहेगा, तो आप कैसे बिजनेस को चलाओगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, मतलब किस तरह का रिकॉर्डिंग है, किस तरह का, तो एक सिस्टमाइज्ड रहता है. जैसे कि ये एक पर्टिकुलर ईयर का ये रिकॉर्ड है, एक दूसरे ईयर का 2017 का ये रिकॉर्ड, 2018 का ये रिकॉर्ड है, 2019 का ये रिकॉर्ड है, 21 का ये रिकॉर्ड है, लाइक दैट. ओके. देन इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अकाउंटिंग एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है जो कि आप सबको पता ही होगा, दैट इज़ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ना ये गैप जो होता है ये क्या करता है, ये कंपैरेटिव स्टडी देता है, जिससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है बाकी सारे अकाउंट्स को बाकी सारे कंपनीज़ के साथ कंपेयर करने में. अब वो अगर इंडियन कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल बेसिस पे, गैप तो रहा इंडिया में, लेकिन अगर इंडिया से बाहर कंपैरिजन करना है इंटरनेशनल बेसिस पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो IFRS आता है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो ये IFRS होता है. ओके. तो अभी हम डेप्थ स्टडी वो सब नहीं करेंगे, अभी हम बताएंगे कि और क्या क्या एडवांटेजेस है. देन हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स. ऑब्वियसली आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो उससे आप बता सकते हो कि मेरा इतना एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज़ है कंपनी का, तो उस हिसाब से आप लोन भी रेज कर सकते हो. देन हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. टैक्सेशन, इनकम टैक्स निकालने में बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है. देन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत बड़ा एविडेंस है, बिकॉज ये सब सारा पेपर वर्क होता है, तो एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ भी यूज़फुल हो जाता है टू ब्रिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए बहुत अच्छा ये है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, तो उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यू बताता है, वर्थ बताता है एक बिज़नेस का वर्थ क्या है, और इसी हिसाब से इन्वेस्टर्स लोग को आसानी होता है कि वो लोग इन्वेस्ट करें. ओके. नाउ जैसा कि एडवांटेजेस होता है किसी चीज़ का, तो वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होता है. वैसे ही है जैसे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. नाउ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, जैसे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितना भी कोई भी चीज़ प्रिपेयर होता है, जैसे कि एसेट्स हुआ, जो कि ये इमूवेबल एसेट्स है, तो वो लोग ज़्यादातर व्हाट आई एम रॉन्ग टू से दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. मतलब हिस्टोरिक जो ओरिजिनल उसका प्राइस है वही लेते हैं, उसका मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है. वैसे ही रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और उसके अलावा और कुछ नहीं करता है. तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसा ट्रांजैक्शंस अकर होता है इन कंपनी विच डज़ नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू, सो फॉर दैट रीज़न वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाने से बहुत सारा चीज़ स्किप हो जाता है. वैसे ही है विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स. मतलब बहुत सारा जगह पर अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत सारा ब्राइब्स दिया जाता है, वो सब चीज़ होता है विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट एथिकल. देन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. कभी कभी पर्सनल जजमेंट भी आ जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर कंपनी का रेपुटेशन पे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है. देन एस्टिमेटेड पोजीशन एंड नॉट रियल पोजीशन. मतलब जो भी पोजीशन बताया जाता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताया जाता है कंपनी का, उसका एस्टिमेटेड ही वैल्यू रहता है. इट मे नॉट बी अ रियल पोजीशन. हो सकता है कि बीच में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ जो स्किप हो गया हो, तो या बहुत सारा जो है वो फोरकास्टेड हो, तो इसके वजह से भी रियल पोजीशन नहीं समझ पाता है इंसान. फिर ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. हो सकता है कि द अकाउंटिंग एक्चुअली इट इज़ कन्फाइंड टू द मॉनेटरी मैटर्स, तो इसीलिए क्या होता है ओनली द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लेबर, ये सब चीज़ नहीं रिकॉर्ड होता है. जैसे पब्लिक रिलेशन सब इग्नोर कर दिया जाता है. तो इसके लिए क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव
पार्ट लिया जाता है, क्वालिटेटिव नहीं। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लिमिटेशन का। एंड अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोग को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ को नज़रबद्ध रखना चाहिए, मतलब हर दोनों को नज़र में रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव पे ही ध्यान देंगे तो क्वालिटेटिव पे कौन ध्यान देगा, तो इसके लिए फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अब आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। ना यूज़र्स है जैसे इंटरनल यूज़र्स हैं। इंटरनल यूज़र्स आपको पता ही होगा कि दे आर प्राइमरी यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स मतलब जो भी इंटरनली, जैसे शेयर होल्डर्स हुआ, डिबेंचर होल्डर्स हुआ, एम्प्लॉयज़ हुआ, मैनेजमेंट हुआ, ओनर्स हुए, तो ये सब हो गया। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं आपके जैसे कि इन्वेस्टर्स, देन क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ओके, नाउ अब कम्स का अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो मैं ये बहुत जल्दी ब्रश अप कर दी मैंने आपका। अब ये आता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ना अकाउंटिंग में जैसे मैंने आपको बताया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये क्या है मैं बता चुकी हूँ कि ये लागू सिर्फ इंडिया में होता है और इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ओके, एंड रेलेवेंस। ओके, तो इसके लिए ये हुआ। ना क्या क्या होता है, पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देन मनी मेजरमेंट, मैं सब आपको बता दूंगी क्या क्या है। मनी मेजरमेंट अजम्पशन, देन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ओके, पहले ये 3 समझा देती हूँ फिर मैं आगे बढ़ूँगी ना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, तो क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ द ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कंपनी। तो कंपनी अगर किसी के भी नाम पे हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी का खुद का अपना लोगो होता है, अपना नाम होता है, और अपने नाम पे ही वो लोग लोन ले सकते हैं। मतलब द कंपनी कैन टेक लोन ऑन इट्स ओन नेम, कैन सेल इट्स शेयर्स ऑन इट्स ओन नेम। तो ये सब होता है। इसमें ओनर का या सीईओ का या किसी चीज़ का, किसी इंसान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। ओके ना, क्योंकि उसका आइडेंटिटी डिफरेंट है तो उसका एक लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। भले वो कंपनी क्यों ना खोला हो, लेकिन उसका लाइबिलिटी लिमिटेड है। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कोई भी इंसान अगर वो कंपनी क्यों ना खोला हो, लेकिन उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है टू द शेयर्स invested or to the shares bought by him. ओके, टू द उतना ही वैल्यू तक के लिए उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी ही जो होगा ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होगा और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। देन कम्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नाउ गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब कि कंपनी का सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब होता है द कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ इट्स मेंबर्स बीइंग बैनिश्ड। मतलब अगर उनके मेंबर्स मर भी जाते हैं, एम्प्लॉयज़ मर जाते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं रहते हैं, शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स विदड्रॉ कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ओके, जितना ईयर्स का है उसका वो चलता ही रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड assumption. ओके, अकाउंटिंग पीरियड assumption मतलब क्या हुआ?
अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड माना, जैसे कि इंडिया में मानते हैं हमारा अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल टू मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड हर साल का मार्च एंडिंग में ही बनना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मार्च एंडिंग में ही बनेगा। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन किया जाता है, एक पीरियड ऑफ एनालिसिस मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होते हैं, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। सो ये किया जाता है बिकॉज सो दैट देयर इज़ नो, मतलब जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो लोग इट इज़ मतलब हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल द बायस, मतलब बायसनेस रखने के लिए, सो दैट मतलब अगर सपोज़ अभी के टाइम पे कुछ मशीन्स ख़रीदा और कुछ मशीन 2 साल पहले ख़रीदा, तो अगर 2 साल पहले का अभी वाला रेट लगाएंगे और अभी वाला रेट का अभी जो ख़रीदा है उसका रेट लगाएंगे तो इसमें मार्केट वैल्यू डिफ़र कर सकता है। तो इसीलिए बायसनेस ना हो, ऑब्जेक्टिविटी पर रहे, इसीलिए इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। देन आता है आपका ड्यूअल कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है डुअलिटी पे, मतलब डुअलिटी मतलब कोई भी चीज़ दो जगह पे होता है, जैसे कि डबल इफ़ेक्ट रहता है इसका। डबल इफ़ेक्ट, डबल इफ़ेक्ट मतलब डबल इफ़ेक्ट में मतलब अगर पर्टिकुलर सपोज़ अगर जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब कि अगर हम लोग सैलरी देना अभी है, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मतलब हम लोग को वो देना है, सैलरी देना है एक एम्प्लॉई को, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब पिछले 2 मंथ्स का हम लोग को अभी इस मंथ में देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डबल इफ़ेक्ट हो जाएगा। डबल इफ़ेक्ट मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, तो ये एड ऑन होगा विद द सैलरीज अंडर, एड विद द सैलरीज अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और दूसरी जगह इसका क्या होगा, ये दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में अंडर लाइबिलिटीज, दैट इज करेंट लाइबिलिटीज। ओके, तो ये दिखाया जाएगा। वैसे एडवांस पेमेंट अगर होगा कोई भी चीज़ का तो उसके लिए क्या होगा कि वो लेस किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से और ऐड हो जाएगा करेंट असेट्स के अंडर आएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग को फ्यूचर में मुनाफा देने वाली है उसको रिकॉग्नाइज करना। ओके, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि दिस पीरियड इज़ मेनली कंसर्न विद द रेवेन्यू being recognized in the income statement of enterprise. Recognizing the revenue means recording the income in the income statement prepared for a particular period. Revenue means the amount which is added to the capital as a result of business operations. ये तो आपको पता ही होगा कि रेवेन्यू ऐड करते हैं कैपिटल के साथ। तो रेवेन्यू इज़ अर्नड बाय सेल्स ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। मतलब कोई भी रेवेन्यू कहीं से भी अर्न हुआ उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको रिकॉर्ड करना। ओके, ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। देन आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट्स टू ascertain the amount of profit or loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue recognized during the period. मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर सपोज़ हमको कोई भी चीज़ अर्न हुआ है रेवेन्यू,
तो रेवेन्यू कब होता है अर्न? जब आप कुछ देते हो, जैसे कहीं पर तो कॉस्ट लगा होगा तभी तो रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो वो कॉस्ट को ही भी रिकॉग्नाइज करना और रिकॉर्ड करना, तो इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब अगर रेवेन्यू अर्न हुआ है तो कॉस्ट का भी रिकॉग्नाइज करके उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट एक बैलेंस बना रहे। ओके, देन अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है कि अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। मतलब अक्रूवल बेसिस में मतलब जैसे कि अगर एडवांस पेमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये सब को भी रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, बिकॉज इससे हम लोग को पता चलेगा कि कितना कैश हम लोग को लाइबिलिटीज में आता है और कितना कैश हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज़ इन एसेट्स। मतलब प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट अगर हम लोग को मिल गया तो वो एक तरह का एसेट हो जाता है। एग्जैक्टली तो इसके लिए क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना, और ये मतलब इस बेसिस पे ही अकाउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है? दिस रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अ फाइनेंशियल मैनर, free from person biasness of either the management of the accountant who prepares the account। मतलब ये ऑब्जेक्टिव पे ही बेस्ड होना चाहिए कि एकदम अकाउंटिंग पर्टिकुलर क्लासीफाइंग एनालाइजिंग ये सब, ये नहीं कि खुद का पर्सनल जजमेंट ले आए या खुद कुछ भी मतलब यूज़ कर लिया, कुछ भी अपना दिमाग लगा के लिख दिया ट्रांजैक्शन में, या कोई भी तरह का अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट करके वहाँ ऐड ऑन कर दिया। नहीं, अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं दे सकते, तो पर्सन यहाँ पर बायसनेस नहीं होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव पे पूरा स्टिक होता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे आपको अगर स्टक होते हैं या कहीं पे आपको भी समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि जितने भी अब तक मैंने पढ़ाया है अकाउंटिंग में, तो मैंने बहुत सारा चीज़ खुद से ही एक्सप्लेन किया है। आई हैव नॉट रिटन दैट, बिकॉज सब कुछ अगर मैं पढ़ाने लगूँगी तो इट विल बी द वीडियो विल बी ऑफ लॉट ऑफ टाइमिंग, और बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हर चीज़ को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आई एम स्टिकिंग टू द सिलेबस, आई एम स्टिकिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपको स्किप हो जाते हो कोई भी चीज़ के, तो आप एक नोटबुक लेके भी बैठ सकते हो और जो मैं बोल रही हूँ उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई बिगिन विथ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जितना भी अभी आपने पढ़ा था वो सब प्रिंसिपल्स था, वो सब कॉन्सेप्ट्स था। अब ये कन्वेंशंस क्या है, ये सब भी एक जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, और जिसमें फर्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब डिस्क्लोजर करना फुल, मतलब कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स देखेंगे तो उन्हें सारा डिस्क्लोजर पता होना चाहिए कि बिज़नेस का एक्चुअल वर्थ क्या है, इन्वेस्ट करने में कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल डिस्क्लोजर हो और कोई भी एरिया छुपाया ना जाए। ओके, देन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए, ये नहीं कि आज हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं और फिर कल हम किसी और चीज़ पे स्विच हो गए। लाइक सपोज़ हम गैप यूज़ कर रहे हैं और फिर हम ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर लिया जो गैप से बिल्कुल ही अलग हो या बिल्कुल ही सहमत ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए कंसिस्टेंट
अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी। तो कोई भी प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करें तो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज़ टू बी यूज्ड कंसिस्टेंटली। ओके, देन आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, कंजर्वेशन और प्रूडेंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन क्या है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हम लोग का फ्यूचर में हमको लगता है कि ये एंटिसिपेट लॉस हो सकता है, जैसे हमारा होता है बैड डेट्स, हम लोग बैड डेट्स का प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। बैड डेट्स अगर कोई पर्टिकुलर डेटर हम लोग को पैसा नहीं देगा तो हमको ये एंटिसिपेटेड रहता है, तो इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल देते हैं बैड डेट्स का। तो ये एंटिसिपेट कर, ये रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर कुछ इनकम आने वाला है जो कि एंटिसिपेटेड इनकम है, अभी तक आया नहीं है, ओके, इट कैन बी और इट मे नॉट बी। सो इसके लिए अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो वो प्रॉफिट को या वो रेवेन्यू को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट इसको एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे क्या होता है कि हम लोग को एक मार्जिन पता रहता है कि हाँ हमको इतना रेवेन्यू में से हमको इतना पर्टिकुलर परसेंटेज बैड डेट मतलब हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो दैट विल बी माई प्रॉफिट, और अगर हो गया तो बैड डेट का हम लोग प्रोविज़न निकाल ही चुके थे, तो उस हिसाब से हम लोग का कंपनी चलेगा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंटिसिपेट कर लिया पहले ही, जो आने वाला नहीं, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है आए भी, तो अगर बाई चांस वो नहीं आता है तो हमारा नेट प्रॉफिट पे बहुत भारी असर पड़ेगा और साथ में लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ लॉस ना हो, इसीलिए हम लोग वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे जो एंटिसिपेटेड हो। ओके, देन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड। मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि पहले तो मॉनेटरी होना चाहिए और मटेरियल होना चाहिए। अब जैसे कि पर्टिकुलर एक क्लाइंट आया और उसे हम लोग ने चाय पिलाया सपोज, तो वो पेटी कैश में तो आता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो बहुत मतलब सपोज़ हम लोग अपने गेस्ट को और या अपने क्लाइंट्स को एक फॉर्मल गिफ्ट दे रहे हैं जस्ट टू बी इन टच और मे बी जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। तो फॉर दैट रीज़न वो जो हम लोग देंगे सपोज़ बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का है, मतलब सपोज़ हम लोग एक पेन ही दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करना जो मतलब जो मटेरियल ना हो उसको ज़रूरी नहीं है रिकॉर्ड करना। ओके, लेकिन जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर मतलब जो मटेरियल बेसिस पे है, जो एकदम ज़रूरी है मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करना, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज़ एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूज़र नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ओके, तो ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्ट करता है विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, पर लेकिन एक तरह से ये सही है, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करते रहोगे तो द अकाउंट्स विल बिकम वेरी कम्बरसम। ओके, तो ये था हमारा ये। अब आया हमारा रूल्स एंड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स में क्या आता है मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। गोल्डन रूल्स, फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में आता है जैसे आपका वो अकाउंट जो दिख सकता है, जैसे बैंक अकाउंट, जैसे लैंड अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। ओके, तो ये सब जो दिख सकता है, तो ये इसमें रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, DR में लिख रही हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट वो सब चीज़ को करेंगे जो आने वाला है, जैसे पैसा आने वाला है तो वो डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट जो पैसा जाने वाला है। ओके, हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं विद द कॉन्सेप्ट जब हम लोग का बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है
और हम लोग समझते हैं कि ये तो क्रेडिट हुआ, तो कॉन्सेप्ट तो कॉन्ट्राडिक्ट किया नहीं। लेकिन अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक के से पैसा चला गया और आपके अकाउंट में आ गया, तो इसीलिए इसे क्रेडिट करते हैं। और डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कोई भी पैसा अंदर आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो होप इट इज़ क्लियर नाउ। देन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट उसको बोलते हैं जो प्रॉफिट रिलेटेड हो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है नॉमिनल अकाउंट में? डेबिट ऑल लॉसेस, ओके, डेबिट ऑल लॉसेस and credit debit all losses and credit all incomes and gains, losses and expenses, or expenses or losses. Okay, both will do. तो debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Okay, इसमें डेबिट करते हैं उस चीज़ों को जो कि लॉस है ना, एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट वो सब चीज़ को करते हैं जो इनकम्स एंड गेन्स है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टू पर्सन। तो जैसे हमारा क्रेडिटर्स हुआ, डेटर्स हुआ, तो इसमें क्या करते हैं, या कोई भी पर्सन का अकाउंट हुआ, जैसे अमित का या आरोही अकाउंट, और मनोहर अकाउंट, एनी मतलब पर्सन अकाउंट, उसके क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब गिवर जो पैसा कंपनी में दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा वो क्रेडिटर हो जाएगा, और जो पैसा ले रहा है वो डेटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद जर्नल। जर्नल एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब सारे ओरिजिनल एंट्री जो एंट्री सबसे पहले किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, जर्नल में। ओके, जर्नल कैसे बनता है, सिंपल है कि डेट पहले लिखना पड़ता है, देन पर्टिकुलर्स होता है जो कि आपको एंट्री देना पड़ेगा, और फिर होता है यहाँ पर लेजर फोलियो मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का लेजर बनता है। लेजर जर्नल के बाद बनता है। ओके, उसका एक पर्सनल खुद का अकाउंट खुलता है, तो उसका एक नंबरिंग दिया जाता है, ये पेज नंबर दिस, तो इसीलिए ये होता है। देन ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो दोनों जगह अमाउंट लिखा जाता है। ओके, तो जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, जैसे कि अगर सेल्स हुआ, सपोज देयर इज़ अ सेल ऑफ 10,000 रुपीज़, तो क्या आएगा, सेल ऑफ 10,000 रुपीज़ टू पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, ये कब करेंगे, जब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे तब। क्रेडिट सेल्स मतलब वो उसको उधारी पे दे रहे हैं, तो उसको उधारी पे दे, तो ये तो डेटर हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया डेबिट द रिसीवर, तो इसको आप पॉइंट ऑफ व्यू से किसके देखेंगे, पर्सनल अकाउंट के। और सेल्स अकाउंट जैसे मैंने बताया इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, तो सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि आप एक तरह से आपका सेल हो रहा है कंपनी का, तो वो तो एंड मतलब इनकम ही होगा, मतलब वो आएगा ही आपको पैसा। तो इस बेसिस पे ये क्रेडिट सेल हो रहा है, जिसे सपोज 10,000 रुपीज़ का आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, मतलब कि कोई क्रेडिट पे सेल्स नहीं कर रहे, पैसा पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट व्हाट कम्स इन। आप देखिए यहाँ पर ये रियल अकाउंट हो गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड टू सेल्स मतलब क्रेडिट, ये एक तरह से क्या हो जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट अगेन, मतलब मेरा पैसा आ रहा है, तो ये हो गया कैश सेल्स। ओके, ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया।
ओके, ये था अपना एक एंट्री। तो इसी हिसाब से जैसे पर्टिकुलर डेट पे ये था सपोज़ 4 अगस्त 2021, इसमें था 8 अगस्त 2021, ठीक है। ये इस वे से बनाया जाता है। ओके, जनरल बुक ऑफ एंट्री है। और ये अब नेक्स्ट होता है अपना लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर होता है जैसे कि पर्टिकुलर हम अकाउंट्स का बना रहे हैं, जैसे कि आप कैश अकाउंट हमको ओपन करना है, समझिए ये पेज नंबर 21 पे है। ओके, तो ये पेज नंबर 21 पे हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, पेज नंबर 20, ताकि वो रेफरेंस के लिए काम आ सके ना। कैश अकाउंट बनाया, ये रियल अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट, कोई भी डेबिट इनकम आएगा और क्रेडिट वापस जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, ₹10,000 क्या हो रहा है, ये मेरा कैश आ रहा है, मेरे कंपनी में कैश आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बताया आपको कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट होता है, तो बैलेंस करना है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रुपीज़। ओके, सो दैट इसको हम लोग क्लोज कर पाएँ। समझ में आया? अगर कोई और एंट्री भी होता तो फिर उसमें उसी हिसाब से भी एंट्री दे देते। तो ये हो गया हमारा लेजर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट आता है, ये बहुत सरल है, आपको अकाउंट्स में मैं सारा डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छा से एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि हाँ मैम आप लेजर पे बनाओ या आप जर्नल पे बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैश बुक। नाउ कैश बुक इज़ अनदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिस इज़ लेजर इज़ नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके में कैश अकाउंट बन रहा है, लेकिन अगर कैश बुक बन रहा है तो कैश बुक किस में बनता है, बैंक अकाउंट में ज़्यादातर बनता है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री तो कैश बुक अगर हम सपोज़ बना रहे हैं तो इसमें टाइप्स मैं बता दूं। पहले सबसे पहले तो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, सिंगल, देन डबल एंड देन 3 ट्रिपल। तो इसमें क्या बनता है मैं बता देती हूँ। पहला वाले में बनता है एकदम कैश अकाउंट की तरह। ओके, सिंपल, डेट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, समझ में आ गया होगा सारा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर अमाउंट। ओके, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ये हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब यहाँ पर सिर्फ कैश अकाउंट में जो भी आएगा वो रिकॉर्ड होगा। ओके, एकदम सिंपल, जैसे ये था कैश अकाउंट, एकदम सेम वे में। मैंने यहाँ पर T फॉर्म में बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ डबल में क्या बनता है, डबल कॉलम कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में होता है डेट, पर्टिकुलर्स, मैं पर्टिकुलर्स के लिए सिर्फ PR लिख रही हूँ। ओके, देन अमाउंट, सॉरी, देन LF, देन कैश, मतलब कैश जो कि अमाउंट कॉलम है, देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब कितना डिस्काउंट दिया है। ओके, देन डेट अगेन, देन पर्टिकुलर्स, देन LF, देन कैश एंड देन डिस्काउंट अलाउड, DAA। ओके, मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका डबल कॉलम, इसमें डबल है, दो है। ओके, डबल कॉलम कैश बुक। और ट्रिपल अगर हुआ तो 3 कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है, बैंक भी आ जाता है। ओके, जिसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज किया जाता है। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। अगेन डेट, देन PAR, पार, देन LF, देन कैश, देन बैंक एंड देन डिस्काउंट अलाउड। ओके, इस तरह से सेम यहाँ पर भी बनता है, जैसे डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन कैश, देन बैंक, देन डिस्काउंट अलाउड। ओके, इस तरह से ये बनता है 3 कॉलम। इसमें बैंक भी आ जाता है। तो आप या ये सब बैंक में भी बनता है
ये कोई ट्रेडिंग एजेंसी होता है तो ट्रेडिंग में भी कैश बुक रखते हैं खुद का, जिसमें ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होता है। मतलब ज़्यादातर बोलने का ये मतलब है कि रिलेटेड टू ऑल, मतलब रिलेटेड टू कैश और बैंक और एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा एंट्रीज हो जो कि मतलब कैश से बाहर हो, जैसे कि कोई भी परचेज़ किया, एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये सब जो अकाउंट आ जाता है तो ये उसके लिए बेटर है जर्नल एंट्रीज देने से और फिर लेजर पर्टिकुलरली प्रिपेयर करने से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फुल एक कम्पैक्ट कैश बुक रहे जिसमें मेरा सारा कैश ट्रांजैक्शन है, ओके, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन हो या बैंक से रिलेटेड हो, तो कैश बुक ही प्रिफरेबल होता है, ओके। देन आता है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। ना कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री होता है व्हेन जब कैश डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, ओके, एंड व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज़, ईच सच ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स बोथ कैश कॉलम and bank column, okay, and transaction is therefore recorded on both the sides of the cash book. This is called contra entry, and the word C is indicated against the item in the LF side। मतलब जो भी लेजर फोलियो जो बनता है यहाँ पर हम लोग C लिखते हैं अगर उसी दिन कैश भी विड्रॉ हुआ है और बैंक में भी डिपॉजिट हुआ है, ओके, ऑन द वेरी सेम डे। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, सो कैश बुक एक्चुअली क्या है? इट इज़ बोथ सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। मतलब जैसे जर्नल की तरह ये प्रिंसिपल बुक भी है, इट वर्क्स बोथ एज जर्नल एंड लेजर। जर्नल की तरह प्रिंसिपल बुक भी है, लेजर की तरह सब्सिडियरी बुक भी है। नेक्स्ट आता है आपका पेटी कैश। पेटी कैश मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब छोटा मोटा कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रिफ्रेशमेंट के लिए, या जैसे कि टी या कॉफ़ी ऑफिस में बट रहा है, कंपनी में बट रहा है, तो वो सब छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस के लिए पेटी कैश लिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है? ताकि लास्ट ट्रांजैक्शन में इसको मिंगल ना किया जाए, मर्ज ना किया जाए, सो दैट आपका चीफ कैशियर्स का टाइम बचे, इजीनेस इन पोस्टिंग हो, देन कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स हो, मिस्टेक्स ना हो, छोटा मोटा चिल्लर का आपका मिस्टेक प्रॉब्लम ना हो, अमाउंट मैच कर जाए। तो ये सब बहुत सिंपल वे है। तो इसमें भी सिंपल है, क्या किया जाता है, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर, मतलब आपको कंपनी एक कैशियर को रखता है जिसमें वहाँ से पेटी कैशियर जिसे बोलते हैं, वहाँ से पैसा थोड़ा बहुत लिया जाता है। तो यहाँ से अमाउंट रिसीव हुआ, उसके बाद ये हो गया डेट, देन ये हुआ पर्टिकुलर्स, देन ये हुआ वाउचर नंबर, मतलब क्या क्या वाउचर नंबर है, कहाँ कहाँ का पैसा लगा है, देन टोटल अमाउंट पेड, देन यहाँ पर एनालिसिस ऑफ पेमेंट है, मतलब कहाँ कहाँ पर खर्चा लगा है, जैसे कार्टेज में लगा है, कार्टेज में, देन पोस्टेज में, छोटा मोटा स्टैम्पिंग, पोस्टेज या पोस्ट करना किसी भी चीज़ का, देन कन्वीनियंस चार्जेस, एंड देन मिसलेनियस, ओके। मैं यहाँ पर कॉलम नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ मिसलेनियस, ओके। तो इसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। ना अब आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। नाउ ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम अ लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश बुक। मतलब कैश बुक जो एक पूरा कंपैक्ट कैश अकाउंट्स का प्रिपरेशन है, मतलब वो एक तरह का बुक हुआ, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी अमाउंट्स को लिया जाता है, और साथ में जितने भी अमाउंट्स के, जैसे अभी मैंने दिखाया कैश अकाउंट या कोई भी तरह का अकाउंट, जैसे एसेट अकाउंट, तो उसका जो बैलेंस बचता है ऑब्वियसली वो आएगा ट्रायल बैलेंस में। इसका डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो ये पूरा जैसे ये एसेट्स का आएगा डेबिट साइड में, और जो भी लाइबिलिटीज़ होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा।
तो ये सब प्रिपेयर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसर्टेन दी अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। जैसे लेजर अकाउंट्स तो चलो प्रिपेयर कर लिया, अब सारा लेजर प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उसका एक एक्यूरेसी होने के लिए कि हाँ इतना उसका बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, तो सबका बैलेंसिंग अमाउंट लिखने से बाद में देखने से कि डेटर इज़ डेबिट साइड इज़ इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है तो उसमें क्रिएट करते हैं क्या? सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या वजह से वो डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, कोई तरह का ओमिशन हुआ हो, कोई तरह का कमीशन हुआ, बहुत तरह का ये रहता है, मतलब बहुत तरह का मिस्टेक्स हो सकता है। तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ये एक्चुअली समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स होता है। ओके, समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ओके। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा। हाँ, इसमें लिमिटेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल। हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन एकदम ही नहीं रिकॉर्ड हो, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट बोथ सेम ही दिखाएगा। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर रेक्टिफाई करना एरर को बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अ रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन बोथ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द जर्नल, देन अ रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन इन द जर्नल, मतलब रॉन्ग हो गया। जैसे कि परचेज़ मैंने असेट किया तो मैंने परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर दिया, ना ही कि मैंने असेट अकाउंट को डेबिट किया। तो ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाता है, बहुत सारा एंट्री ट्रांजैक्शन रॉन्ग हो जाता है। इन लेजर एंट्री is posted twice time, then a transaction entered in the journal but not posted in at all in ledger। तो ऐसा भी बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ना। दो तरह का मेथड्स होता है, एक होता है बैलेंस मेथड इसमें, और दूसरा होता है टोटल अमाउंट मेथड। अंडर बैलेंस मेथड क्या होता है? द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन अ ट्रायल बैलेंस। जैसे मैंने अभी बताया, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस अंडर दिस मेथड, all the accounts showing debit balances in the ledgers are put on the debit side of the trial balance, and all accounts showing the credit balances are put under the credit side. Now total amount method क्या होता है? Under this method trial balance is prepared with the total of each and every ledger accounts including cash book. The total amount of debit items and the credit items in each ledger account are incorporated in the trial balance. It may be noted that a trial balance under this method can be prepared immediately after the completion of पोस्टिंग टू द लेजर। मतलब जितना भी हम लोग लेजर में पोस्ट कर चुके हैं तुरंत ही टोटल अमाउंट लिख दिया जाए। ओके मतलब ये हो गया बैलेंस अमाउंट। बैलेंस मतलब समझे कि आप अगर डेबिट साइड में आप बैलेंस करें तो यहाँ पर बाई क्रेडिट बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो ये वाला अमाउंट जैसे यहाँ पर 5000 है तो यहाँ पर 5000 करके, और इसका ये 5000 हम लोग बैलेंसिंग अमाउंट में लिखा इन ट्रायल बैलेंस। मतलब जैसे ये क्रेडिट साइड में आया तो क्रेडिट साइड में पोस्ट किया, मतलब वो पर्टिकुलर अगर वो एसेट हुआ तो डेबिट साइड में करेंगे, अगर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में करेंगे। तो ये हो गया बैलेंसिंग मेथड। लेकिन टोटल अमाउंट में क्या होता है कि जैसे ये टोटल अमाउंट 5000 डायरेक्टली 5000 में पोस्ट कर दिया, डायरेक्टली उसके डेबिट साइड में लिख दिया। समझ में आया? होपफुली इट इज़ क्लियर बाय नाउ। ओके, नाउ आता है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमारा आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल होता है जो मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट हो, और रेवेन्यू लेस देन 1 ईयर में प्रॉफिट जो अर्न हुआ है, या और कैपिटल हो गया मोर देन 1 ईयर। तो एक्सपेंडिचर्स जो भी होता है ऑन फिक्स एसेट्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो लेस देन मतलब विद इन, जो एग्जॉस्ट हो जाए विद इन अ ईयर। ओके, तो रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर में हो गया, जैसे ये बोथ में ये दोनों के साथ भी कैपिटल एक एक्सपेंडिचर होगा और एक इनकम होगा। ओके, तो ये क्या होता है? दोनों होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर। और यहाँ पर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सो रेवेन्यू में भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, और मतलब इसमें क्या होता है, विद इन अ ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके, सो इसमें फिर आता है अपना, जैसे कि एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, तो जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे अभी मैंने बताया एसेट्स पे हुआ। ओके, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन मटीरियल्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि आपका रेंट हो गया, जैसे आपका सैलरी हो गया, तो ये सब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इसके अंदर भी आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको क्यों बोलते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर पेमेंट दे रहे हैं, जैसे सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो ऑब्वियसली उसका कुछ गेन करने के लिए, उसका वर्क को गेन करने के लिए, उसका वो जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कंपनी को, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक तरह का रेवेन्यू हुआ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं ना। डिफर्ड क्या हुआ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो चीज़ द बेनिफिट फ्रॉम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड इन अ ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। मतलब एक्सपेंडिचर तो एक पर्टिकुलर ईयर में दिया गया है, ओके, लेकिन उसका एग्जॉशन 1 ईयर में ना हो सकता है, इट कुड बी 2 years और 3 years लाइक दैट। तो इसके लिए जैसे होता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट तुरंत ही एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है वो एक्सपेंडिचर जो किया गया वो 2 to 3 years तक चलेगा, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इट इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब फुल, जैसे एसेट्स खरीदा, जैसे लैंड खरीदा, ये सब कैपिटल है, बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है। नो डाउट एडवर्टीजमेंट में भी बड़ा अमाउंट दिया जाता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक पर्टिकुलर ईयर में दिया जाता है, जिसके मुनाफा आपको 1 to 2 3 या 5 years भी लग सकता है, मतलब उसमें भी मिल सकता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ असेट्स और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स पे, लैंड होल्डिंग और ये सब में। ओके, देन अब आता है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम क्या हुआ, एन इनकम विच डज नॉट अराइज आउट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फर्म, दैट इज इफ अ मशीनरी कॉस्टिंग 55,000 परचेज बाय अ बिजनेस फॉर इट्स यूज इज सोल्ड फॉर 70,000, तो 15,000 विल बी टेकन एज इनकम। मतलब कोई भी तरह का एसेट जो सेल आउट हुआ है, ओके, वो सेल आउट हुआ, जो भी तरह का प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें इनकम में, जैसे 55,000 का था, जैसे 55,000 का था, वो 70,000 में बिक गया, तो ये जो 15,000 है वो एक्चुअली कैपिटल इनकम हुआ। वैसे सिमिलरली रेवेन्यू इनकम क्या हो जाएगा, रेवेन्यू भी है इनकम भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है जो एग्जॉस्ट हो जाता है। ओके, देन रेवेन्यू लॉस क्या होता है, रेवेन्यू लॉस ऑब्वियसली प्रॉफिट हो गया इसमें, तो रेवेन्यू लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल। ओके, तो ये था हमारा ये। नाउ कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, एंड रेवेन्यू रिसीट्स भी आते हैं। ओके, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीव्स क्या होता है, एन अमाउंट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फ्रॉम द ओनर एंड एज अ लोन फ्रॉम द आउटसाइडर इज नोन एज कैपिटल रिसीव्स। मतलब जैसे कि आपका डिबेंचर्स हुआ, डिबेंचर्स जो खरीदते हैं डिबेंचर होल्डर्स, तो एक तरह का लोन दिया जाता है, इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन टू द कंपनी, जो कि कैपिटल में ऐड ऑन होते हैं डिबेंचर्स। तो ये क्या होगा, ये इसके लिए क्या इशू होगा, कैपिटल रिसीट इशू होगा। ओके, सिमिलरली रेवेन्यू रिसीप्ट क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीव्स इज एन अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। मतलब जैसे अभी बताया फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट जो भी रिसीव हुआ, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, तो उसमें जो रिसीट क्रिएट होगा वो होता है रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल अकाउंट्स। नाउ फाइनल अकाउंट्स जैसे मैं आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो रहेगा सिस्टमाइज्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ही इन्वेस्टर्स लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड उन्हें पता चलता है, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो द रेगुलेटरी बॉडीज़, द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी,
तो वो उन्हें पता चलता है कि फाइनेंशियल मतलब एक वर्थ क्या है बिज़नेस का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पता करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है एक पर्टिकुलर कंपनी का। ओके, तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग पीपल आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग टू द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस फॉर कंपनीज टैक्सेबल इनकम के लिए भी टैक्सेशन के लिए, and then indicating to investors in a particular company the current market valuation of their investment। जैसे मैंने अभी कहा, तो यूज़र्स क्या हैं? ऑब्वियसली यूज़र्स हैं इसके मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स ऑफ द मनी, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड अदर यूज़र्स। अदर यूज़र्स में आता है आपका रिसर्चर्स, स्टॉक एक्सचेंज, देन इकोनॉमिस्ट एंड कस्टमर्स। ओके, ना इसके अंदर आता है पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे अगर कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर है, ओके, मैन्युफैक्चर करता है कोई प्रोडक्ट को, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। जैसे कि इसमें बनता है, इसका मैं प्रोफॉर्मा दे देती हूँ आपको। जैसे कि इसमें डेबिट साइड होता है क्या? पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। देन यहाँ पर होता है क्रेडिट साइड, यहाँ पर अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें पहला आता है टू ऑपरेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, और इधर बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कोई भी वर्क से रिलेटेड जो कि मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर होता है। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग भी होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर है तो इसमें आएगा टू ऑपरेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देन टू रॉ मटेरियल्स में उसका आएगा परचेज, कैरेज इनवर्ड, देन फ्रेट इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये सब हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में, मतलब एक तरह का ये ओपनिंग ही स्टॉक है टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में आएगा। ओके, देन बाय सेल, यहाँ पर बाय सेल्स आएगा। ओके, ये सब हो गया ऑपरेटिंग स्टॉक में। देन नेक्स्ट आएगा यहाँ पर टू वेजेस, इसमें मैं यहाँ पर सिर्फ परचेज लिख देती हूँ फिलहाल। देन टू वेजेस, टू सैलरी, जितना भी लोग को भी दिया गया है सैलरी, टू पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू फ्यूल, to postage and telephone, to depreciation on plant and machinery, to repairs to plant and machinery, to insurance, to rent and taxes, then to general expense and to royalty based on production। तो ये हो गया, आपको यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दिया गया। एंड बाय यहाँ पर आता है टू, यहाँ पर अगर दिस साइड इज लार्जर देन दिस साइड, सो इसमें क्या हो जाएगा? बाय ट्रेडिंग अगर दिस साइड इज लार्जर देन दिस साइड, तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफर। मतलब ये हो जाएगा आपको क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद प्रिपेयर क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे कोई भी तरह का अगर आया है ओपनिंग स्टॉक, ये एक तरह का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसके बाद हम लोग बनाएंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ना ट्रेडिंग अकाउंट में अब क्या होगा? जो फुल अभी मैंने बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग से आएगा वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, देन टू परचेज, अब ये लार्जर परचेजेस, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सारा कुछ। ओके, इसमें माइनस होता है रिटर्न आउटवर्ड, देन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
हर तरह का एक्सपेंसेस मैं कॉल आउट कर दे रही हूँ। हर वे टू वेजेस एंड सैलरीज मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ, वेजेस एंड सैलरीज। देन टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज। फिर इस साइड में आ जाएगा बाय सेल्स, ओके, फुल सेल जो भी हुआ है, माइनस रिटर्न इनवर्ड, ओके, इसमें रिटर्न आउटवर्ड, इसमें रिटर्न इनवर्ड। देन बाय क्लोजिंग स्टॉक, then by abnormal loss, अगर दिस साइड इज ग्रेटर दैन दिस साइड तो ये बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं, ग्रॉस। एंड अगर दिस साइड इज बिगर दैन दिस साइड देन यहाँ पर ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयर होगा ये जो ग्रॉस लॉस है, ये कैरेट फॉरवर्ड कहाँ हो जाएगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का कैरेट फॉरवर्ड आया ओपनिंग स्टॉक में, वैसे ही यहाँ पर अब आएगा बाय टू, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एंड टू यहाँ पर हो जाएगा ग्रॉस लॉस। फिर जितना तरह का भी पेमेंट्स है, चाहे वो सैलरी हो, इनकम हो, सॉरी टैक्स हो, डिप्रिसिएशन हो, या कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो, तो वो आएगा अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कोई भी तरह का पर्टिकुलर इनकम हो, जैसे रेवेन्यू इनकम जिसके बारे में बोल रही हूँ, यहाँ पर रेवेन्यू लॉस एंड यहाँ पर रेवेन्यू इनकम आएगा। तो जितने भी रेवेन्यू इनकम है यहाँ पर आएंगे, बाय क्रेडिट हो जाएंगे, ओके। देन सिंपल वे में बैलेंस शीट आप सबको पता ही है क्या होता है। इस साइड में आता है लाइबिलिटीज़ एंड इस साइड में आता है एसेट्स। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएंगे, लाइबिलिटीज़ में आपका आएगा सारा कैपिटल, ओके। देन नेट प्रॉफिट जो यहाँ से होता है, इफ़ दिस साइड इज़ बिगर दैन दिस साइड तो यहाँ पर हो जाएगा बाय नेट लॉस, एंड अगर दिस साइड इज़ बिगर दैन दिस साइड तो यहाँ पर हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कर देती हूँ, लिख देती हूँ, ओके, ठीक है। तो ये नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, अगर नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ओके। देन अगर कोई भी तरह का विड्रॉइंग है, ड्रॉइंग अगर पैसा निकाला गया तो ड्रॉइंग्स यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कंपनी से जितना भी निकाला गया हो तो उसे ड्राइंग्स के अंडर लिखेंगे, ओके। देन आपका आएगा एक करेंट लाइबिलिटीज़ आएगा आपका, जिसमें सारा क्रेडिटर्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, ओके। तो ये सब चीज़ आएगा। देन बिल्स पेएबल आएगा, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, देन अनअक्रूड इनकम्स आएगा, ओके। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आएगा जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड इस साइड क्या आएगा, एसेट्स के अंदर गुडविल आएगा। पहले गुडविल मतलब कोई भी कंपनी का रेपुटेशन, उसके लिए जो पेमेंट दिया जाता है, उसके लिए जो पेमेंट जो रेपुटेशन के या उसके ब्रांड इमेज पे जो पैसा मिलता है कंपनी को, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन फर्नीचर एंड फर्टिंग्स और फिक्सचर्स, देन मशीनरी, देन इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इधर आएंगे, ओके। एंड देन करेंट एसेट्स आएगा, करेंट एसेट्स के अंदर आएंगे करेंट एसेट्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ करेंट लाइबिलिटीज़, ओके। करेंट से ऑब्वियसली डेटर्स आएंगे, उससे पहले स्टॉक आएंगे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। देन कैश होता है, देखिए इसका भी डबल इफेक्ट है, सबका डबल इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी और ट्रेडिंग में भी। तो क्लोजिंग वो तो वहाँ पर रॉ मटेरियल का होता है, यहाँ पर फिनिश गुड्स सब चीज़ का होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग में लिखते हैं और इसका डबल इफेक्ट यहाँ पर होता है। देन कैश अकाउंट,
देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जितना भी बिल्स रिसीवेबल होता है ऑन डेटर्स, ठीक है, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये एक मोटा मोटी आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो दिस कम्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, विल कंटिन्यू विद अदर चैप्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिखो। प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।